56 इंच की ताकत बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री से खौफ खा गई। कश्मीर फाइल को प्रमोट करने वाले बीबीसी की एक छोटी गुजरात फाइल से हग दिए, पूरी तरह से चिरक दिए। 56 इंच की छाती बताने वाले जिस इंसान के बारे में कहा गया कि हमने थेल पाला है, वो शेर बीबीसी से ऐसा डरा कि उसने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी इमरजेंसी जब लगाई थी वो पावर तब इस्तेमाल की थी। और उसके विरोध में आज तक चड्डी गैंग उछलता कूदता रहता है। लेकिन आज बीबीसी पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि बीबीसी ने सारे राज खोल डाले और जिस रिपोर्ट के अंदर सबूत, तथ्य और आंकड़ों और गवाहों के बयानात से क्लियर ये साबित हो रहा था कि 56 इंच ही सीधा गुजरात दंगों का मास्टरमाइंड है। अब 56 इंच वाले ने वो 56 इंच की छाती न चाइना को दिखाई न पाकिस्तान को, वो दिखाई बीबीसी को। बीबीसी पर लगा दिया बैन। जी हां, बीबीसी की उस वीडियो को यूट्यूब इंडिया पर ब्लॉक करवा दिया और ट्विटर को ब्लॉक करवा दिया कि कोई भी अगर उस रिपोर्ट के लिंक को शेयर करेगा तो वो लिंक ब्लॉक हो जाएगा। कितनी ताकत इस्तेमाल की है, कितनी शक्ति डाल दी है। ऐसा लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान को छोड़कर 56 इंच वाले ने अपने विरोधियों से लड़ने के लिए ही अंदर भारत में ही अपनी सारी ताकत लगा डाली है। लेकिन डरपोक तो डरेंगे ही, जिनका इतिहास चड्डी का हो वो तो भाई साहब किसी से भी डर जाएंगे। कमाल दोस्तों ये है कि ये पैतरा लगाया था बैन, हो गया प्रचार। थंबनेल पर यही तो टाइटल है आज की नेशनल प्राइम टाइम का, बैन बना प्रचार। जी हां, दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। बीबीसी की जिस रिपोर्ट को ब्लॉक करवाया, जानकारी यह है कि भाई साहब तथ्य बता रहा हूं, वो सिर्फ इंडिया में ही बैन हुई। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो अगर इंडियन व्यूअर्स हैं वो नहीं देख पाएंगे उस बीबीसी की रिपोर्ट को, लेकिन वो रिपोर्ट दुनिया में हर जगह यूट्यूब पर मौजूद है। बस वो लिंक यहां काम नहीं करेगा। और भारतीय तो इस मामले में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। जो चीज बैन कर दी जाती है वो तो सबसे ज्यादा देखी जाती है। पहला दाव ये उल्टा पड़ा कि जिन लिंक्स को बैन करवाया गया उसको देखा जाने लगा भारत में। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा, चाहे वीपीएन लगा के देखा, चाहे टेलीग्राम से विदेश से अपने दोस्तों से, जानने वालों से मंगा के देखा, लेकिन देख लिया। और ये जो बैन लगाया था मोदी जी ने, ये इतना ज्यादा उन पर भारी पड़ गया कि कल मैंने आपको बताया था कि तुर्किश मीडिया ने दिखा दिया कि मोदी जी ने बैन लगाया है और इसलिए लगाया है कि इसमें मोदी जी का ये हाथ था 2002 में। फिर इसके बाद अमेरिका के बड़े बड़े चैनल ने दिखा दिया कि ये लो जी, मोदी जी ने बैन कर दिया भारत पे ये बीबीसी। अब इसके बाद इतना बड़ा दांव भारी पड़ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने भी, जिसने अभी 2023 की जनवरी शुरुआत में ही रिपोर्ट पेश करी, जिसमें भारत पर उसने सारी टिप्पणी करी और खोल के रख दिया भाजपा का चेहरा। भारत में ईसाइयों, मुसलमानों और दलितों पर हमले, पत्रकारों को झूठे आरोप में गिरफ्तार करवाना और मुसलमानों को कस्टडी में कत्ल करवा देना, फर्जी मुकदमे में मुसलमानों को उठाकर सालों साल सड़ाना, मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलवाना, ये सारा इस रिपोर्ट में मौजूद है जो ह्यूमन राइट ने जारी करी। फिर उसके बाद आज इसी ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने दोस्तों, जो बीबीसी पर मोदी जी ने बैन लगवाया, उसी पर एक वीडियो जारी करके आलोचना कर दी। पूरी तरह से दांव उल्टा पड़ गया। जिनको बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता ही नहीं था,
बैन लगाने के बाद पूरा प्रचार हो गया और सब ने देख ली। ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग ने पूरा ऑफिशियल ट्वीट किया है। देखिए कितना बज रहा है मोदी जी का डंका। ये देखिए ह्यूमन राइट वॉचडॉग ने जो लाइन लिखी है ट्वीट पर, वो पढ़ने और समझने लायक है। इंडिया हैज बैंड अ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोल इन 2002 रियोट इन गुजरात स्टेट। इंडिया का नाम आ रहा है। क्या मोदी इंडिया है क्या? मैं सहमत नहीं हूं इस लाइन से। मोदी ने बैन करी है, भारत ने बैन नहीं करी, और भारत मोदी जी नहीं है। पहले तो यह ह्यूमन राइट वॉचडॉग वाले समझ ले हमारी बतिया। खैर, अब बदनाम तो एक आदमी की वजह से पूरा भारत हो रहा है। ये देखिए, इंडिया हैज बैन, इंडिया ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का रोल 2002 गुजरात दंगे में मौजूद था। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो सारी चीजें हाईलाइट की गई जिसमें यह सीधा नजर आया कि मोदी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है जो यहां पर कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ। ये इसका मीनिंग बता रहा हूं, ट्रांसलेशन बता रहा हूं। और ये वीडियो भी जारी करी है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, और ह्यूमन राइट वॉच के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसको पोस्ट किया गया है। तो वही बात हुई, किया था बैन, हो गया प्रचार। दांव इतना उल्टा पड़ गया कि अगर हकीकत में मैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, परवरदिगार ना करे, तौबा तौबा थू, मैं अगर उस पार्टी में होता तो अपने लोगों को समझाता कि बैन करने से ये और हाईलाइट हो जाएगा मामला। लेकिन उल्टा हो गया। विपक्ष की पार्टी को मौका मिला और जबरदस्त तरीके से आलोचना शुरू हो गई। भारत के अंदर से लेकर भारत के बाहर तक मोदी जी का जो बना हुआ था 56 इंच का सीना, उस पर कई सारे दाग जो लगे थे वो एक बार खुल के दुनिया के सामने रख दिए गए। महुआ मित्रा ने सीधा सवाल किया और एक फैक्ट बात बोली जिनकी बात से कई हद तक मैं भी सहमत हूं और आप भी होंगे। महुआ मित्रा ने स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी तय नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। बात तो सही है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि पूरा ये बैन जो था ये प्रमोशन में तब्दील हो गया। कई जगह तो इसको अनऑफिशियली चुपके चुपके देख ही लिया गया, लेकिन ऑफिशियली कई जगह पर इस रिपोर्ट को, डॉक्यूमेंट्री को दिखा दिया गया। जैसे आपको बता दूं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफिशियली इसको दिखाया गया। हालांकि जेएनयू में इसको बैन किया गया, लेकिन मेरी ये गारंटी है कोई जेएनयू का छात्र नीचे कमेंट करके बता देगा कि वो लोग भी देख चुके हैं। भले ही स्क्रीनिंग ना करी गई हो, लेकिन देख तो उन्होंने लिया ही है। इसी पर पत्रकार, एंकर, सीनियर जर्नलिस्ट रविश कुमार ने बोला कि सोचिए, सरकार जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर सकती है तो गोदी मीडिया की कितनी सच्ची खबरें नाले में बहा दी जाती होंगी। यानी वही बात जो मैंने 4 दिन पहले बोली थी वो सीधा सीधा सामने अब आ रही है। आपको भी सोचना होगा और कोशिश करनी होगी कि वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जैसे तैसे गूगल से निकाल कर देख ली जाए। हालांकि मुझे आपको ये राय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पूरा इंडिया देख चुका है। जैसे पत्रकार विनोद कापरी ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अब गूगल ड्राइव पर व्हाट्सएप के जरिए घर घर तक पहुंच चुकी है। आज के दौर में कुछ भी बैन का कोई अर्थ नहीं है सिवाय अपनी बची कुची अंतर्राष्ट्रीय इज्जत गंवाने को। यह बैन कितना भारी पड़ गया है, अब अगली खबर भी इसी तरह से समझिए। केरल में सीपीएम यूथ विंग ने फैसला लिया है कि पूरे केरल में ऑफिशियली बैंड डॉक्यूमेंट्री ऑन गुजरात बाय मोदी जी दिखाई जाएगी सबको। 4 दिन पहले की प्राइम टाइम रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि देश में अब झूठी और फर्जी फिल्मों पर, देश में अब आतंकवादियों को फिल्मों के जरिए हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है।
इसी बात को बताते हुए मैंने इस फिल्म के बारे में, गांधी और गोडसे जो बन रही है और जो बहुत जल्द आने वाली है, जिसके अंदर इसका ट्रेलर भी आ चुका है। हम तो बैन की बात नहीं कर रहे, ना हम बैन के समर्थन में हैं, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से कि भाई साहब, आतंकवादी को, गोडसे को गांधी से ऊपर रखा जा रहा है और संविधान पर थूका जा रहा है, और इस फिल्म को बैन नहीं किया जाएगा। लिख के ले लो, मोदी जी खुद प्रमोट करेंगे, क्योंकि गोडसे, हाँ गोडसे के ही तो उससे है ना, वो शजरा उनका गोडसे से ही है। तो आप समझिए कि जिस फिल्म में गांधी के गोडसे के द्वारा कत्ल को जस्टिफाई किया जा रहा है, वो फिल्म भारत में बैन नहीं की जा रही है। पठान का बाइकॉट, अलान का बाइकॉट और बीबीसी का बाइकॉट। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद तुम्हारा भाई अपनी पूरी टीम के साथ आधा ट्रक भरकर पठान देखने जा रहा है। आप जा रहे हैं कि नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि अब इसके अलावा बता दूं, इसी जब मैंने फिल्म के ऊपर बोला गांधी और गोडसे, उस पर सवाल सिर्फ एक नेता ने खड़ा किया, असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने मंच से सवाल पूछा कि अगर बीबीसी मोदी के बारे में कुछ गलत दिखा रहा है तो बैन लग रहा है, तो गांधी को मारने वाले को हीरो बताने वाली फिल्म पर बैन क्यों नहीं? सुनिए। वो एक पिक्चर ने वो रंग कहते क्या है, कपड़े का रंग, बैन। अरे वो छोड़ो, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है। क्या बीजेपी आरएसएस उस पिक्चर को बैन करेगी? नहीं करेगी। 2013 में भिंडरानवाला पर एक पिक्चर बनी थी, बैन लग गया। तो गोडसे पर पिक्चर कैसा बना रहे हैं लोग? मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन। और गांधी को मारने वाला, जो गांधी को गोली मारा, उस पर कोई बैन नहीं। क्यों भाई, गोडसे आपका क्या लगता है? गोडसे से इतनी मोहब्बत क्यों है? अजी अब मैं क्या ही बताऊं, मैं बता देता हूं गोडसे क्या लगता है। रिश्तेदार लगता है, इस वजह से उसको हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आरएसएस के खिलाफ थे, हमारे हीरो भगत सिंह आरएसएस की सोच के खिलाफ थे, हमारे संविधान के हीरो, इस देश के संविधान को लिखने वाले माननीय अंबेडकर आरएसएस की सोच के खिलाफ थे, हमारे सरदार पटेल आरएसएस संघ के खिलाफ थे, और आज मोदी जी पावर में आए हैं, उन सभी को जो कल तक इतिहास में खिलाफ थे, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आरएसएस का समर्थक बताने के लिए। उधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सावरकर की पोल खोली। उन्होंने बताया कि 2 नेशन थ्योरी का एजेंडा सावरकर ने दिया था, कांग्रेस ने नहीं। यह बयान टीवी चैनल पर दिया गया है, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने 2 नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है जो तो आई बात समझ में। आज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत से जोड़ने की बात कर रहे हैं, मुसलमान इसका विरोध नहीं करेंगे भारत का, इसमें तो मुसलमानों का फायदा है। यह बात मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं, बस समझदार को इशारा काफी है। जिन गूखोरों को लग रहा है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के भारत से जुड़ने का विरोध करेंगे, बांग्लादेश का भारत से जुड़ने का विरोध करेंगे, मैं बता दूं कि कभी ऐसा हुआ तो भारत के मुसलमान सबसे आगे जाकर जंग लड़ेंगे, जंग जीतेंगे और सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और संगी चड्डी पहन के यूं यूं करते रहेंगे। वो लट लेके यूं करते रहते हैं ना बस। हाँ, वो बॉर्डर पर कभी नहीं जाते। बॉर्डर पर असली
वही जाते हैं जो संघ में नहीं होते। अब आपको बता दूं कि एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, अगर भारत से अफगानिस्तान जुड़ा और पाकिस्तान जुड़ गया और बांग्लादेश जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली मुसलमानों की तादाद कितनी हो जाएगी? हैं? ये फंस गया। नहीं बोलो, फंस तो तुम बहुत पहले गए थे। तो दोस्तों कहने का मकसद यह है कि वो भारत में जो अखंड हिंदू राष्ट्र और ये और वो चल रहा है ना, ये सिर्फ मेरे दोस्तों इसलिए चल रहा है कि बेरोजगार हिंदू रोजगार न मांग ले, बेरोजगार हिंदू शिक्षा की बात न कर दें, सरकारी नौकरी की बात न कर दें, जीडीपी की बात न कर दें, भविष्य की बात न कर दें। बस इस वजह से इनको गुमराह किया जा रहा है। कल शाम को मैंने नेशनल प्राइम टाइम की तरह ही एक दूसरी रिपोर्ट पोस्ट करी थी, ये अंग्रेजों के साथी सावरकर और आरएसएस। ये जो लाइन थंबनेल पर लिखी थी ये मेरी नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस जी की लाइन थी। और वो अगर रिपोर्ट नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और रिफ्रेश करते रहा करिए। मूडी इंसान हूं, जरूरी नहीं है कि एक ही प्राइम टाइम दूं। जिस दिन बताइए, कल रिकॉर्ड तोड़ दिया, पहली बार 2 साल के इतिहास में हमने पूरे 1 घंटे की 49 मिनट की प्राइम टाइम आप लोगों की गुजारिश, आप लोगों के हुक्म पर पेश करी। इसी तरह से जब मैंने देखा कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है और आप सच में जानना चाह रहे हैं कि और क्या क्या हो रहा है, तो ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी, जाकर ज़रूर देखिएगा। नेशनल प्राइम टाइम का ये अहम हिस्सा है, वो 1 घंटे की अलग है और ये 22-20 मिनट की अलग है। जाके देखिए, एक एक पॉइंट खोलकर इसके अंदर मैंने बताया। कल ही मैंने इसी रिपोर्ट में बताया था कि सुभाष चंद्र जी के लिए जो उनकी वर्षगांठ मनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जगह जगह प्रोग्राम कर रही है कि सुभाष चंद्र बोस के हम समर्थक थे, हमारे पूर्वजों ने सुभाष चंद्र जी के साथ लड़ाई लड़ी। यहां गलत बोल रहे हैं लवड़े ने भुज्जम, सुभाष चंद्र जी के साथ नहीं, सुभाष चंद्र जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज थे ना वो अंग्रेजों के गुलाम थे, जूता साफ करते थे अंग्रेजों का। यह हकीकत है, इतिहास उठाकर देख लो। और इसी बीच अनुराग साहब ने स्पीच क्या दी, देखिए किस तरह से खेल रहे हैं कि अंग्रेज गांधी जी से नहीं डरते थे, सुभाष चंद्र बोस से डरते थे। तो कुछ भी किया जा रहा है और कुछ भी बोला जा रहा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस इनके कान में आके रात को बोल के गए, अरे ये अंग्रेज गांधी से नहीं डरते थे, मुझसे डरते थे, कल स्पीच में बोल देना। तो इन्होंने अगले दिन बोला, खूब तालियां बजी। अब हकीकत क्या है इन भाजपाइयों की, वो इन्होंने खुद खोल दी। गुजरात के बीजेपी के विधायक ने सुभाष चंद्र जी के बारे में फेसबुक पर पोस्ट किया और फेसबुक पर नेताजी को आतंकवादी लिख दिया। बीजेपी का यह विधायक है योगेश पटेल, फेसबुक पर इसने लिखा। जब आलोचना हुई, सारी दुनिया से ऑनलाइन जूता इनको पड़ना शुरू हुआ और इधर मोदी जी का शायद फोन चला गया हो कि भाई हम यहां पर नेताजी को अपनी गैंग में शामिल कर रहे हैं, तुम उनको आतंकवादी साबित करो, ऐसे कहां होगा, डिलीट करो भाई। तो दोस्तों इसने वही काम किया जिसके लिए भाजपाई और ये संघ जाना जाता है। माफी वीर के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने पोस्ट को डिलीट किया और लिखित में माफी मांगी। किस तरह चंद सेकंड में माफी वीर बन जाते हैं और इनके लिए बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इनका इतिहास माफी वीर से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। चलिए अब वक्त है बाइकॉट गैंग के पिछवाड़े पर गीला जूता मारकर उनकी खजूरें सुजाने का। चलिए मेरे दोस्त, जहां पर बाइकॉट गैंग में शामिल था गोदी मीडिया भी, वहीं कल रात को ही गोदी मीडिया ने भी पैंट में मूत दिया, यह देखकर कि इतिहास में पहली बार
इतनी एडवांस बुकिंग किसी फिल्म की हुई है, और जिस फिल्म का नाम है पठान। गोदी मीडिया ने पठान का जलवा ऐसा देखा और भविष्य अंधकार में इनका नजर आया और इनको दिख गया कि हम ज्यादा जलील हो जाएंगे, तो कल रात को ही गोदी मीडिया ने अपना पाला बदल लिया। देखिए, झूमे जो पठान। शाहरुख खान की सुर्खियों में रहने वाली फिल्म पठान को रिलीज होने में अब सिर्फ कुछ घंटे बचे, लेकिन उससे पहले ही पठान ने एडवांस बुकिंग में आज तक के बॉलीवुड के इतिहास के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभी तक बाहुबली 2 में जो हिंदी में डब हुई थी उसके नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन विरोध करने वाले बेशरम रंग देखते रह गए और किंग खान एक बार फिर से बॉलीवुड के बाहुबली सिद्ध हुए। दोस्तों, वहीं अंधभक्तों को गू के अंदर पूरी तरह से अब समाना पड़ेगा। गूखोरों को पूरी दुनिया से जलालत सहनी पड़ेगी, क्योंकि इनका रास्ता ही गू से शुरू हो रहा है और गू पे खत्म हो रहा है। गोबर जिंदगी इसे कहते हैं। ये उसके अजय देवगन के भक्त हैं, क्योंकि अजय देवगन हिंदू समाज से है और अजय देवगन ऐसी फिल्में करते हैं जो मतलब होती है ना धार्मिक टाइप की। तो इनको यह था कि पठान का बाइकआउट करना है और हिंदुओं को बस प्रमोट करना है, और मामला यहां उल्टा हो गया। अंधभक्तों, तुम पे तो मुझे तरस आ रहा है यार, क्या जिंदगी है तुम्हारी। जिस्म में जितने छेद हैं सबसे तुम हगते हो, सबसे नफरत फैलाते हो। रिजल्ट में क्या होता है, जिसके साथ तुम खड़े होते हो वो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के तुम्हें नाली में ढकेल देता है। अजय देवगन ने स्टेटमेंट दिया। अजय देवगन ने कहा, जिसके समर्थक अंधभक्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पठान सुपर डुपर हिट हो। जिस तरह उसकी एडवांस बुकिंग हो रही है उसे देखकर मैं खुश हूं। अबे भैया, तू खुश हो या ना हो, तुझे तो बोलना पड़ेगा। क्योंकि एडवांस बुकिंग ने ही सबके जो छेद थे वो और बड़े कर दिए कान के। समझ रहे हो? अब आप और सुनिए। टेलीग्राफ के मुताबिक ऑफिशियल है खबर, एडवांस बुकिंग 50 करोड़ की ऑलरेडी हो गई है पठान की, और आज से आप लोग देखने भी जा रहे होंगे। तो आंध भक्तों, कैसे हो? भाजपा के वर्कर्स की क्या गलती? उन्होंने तो 2 रोजी रोटी के लिए भाजपा की पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम किया। मोदी जी के लिए, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सबसे ज्यादा देशों में रिलीज होने वाली एक साथ फिल्म बनी है पठान। जी हां, सारे रिकॉर्ड को पठान ने तोड़ दिया है। एक तरफ अंध भक्तों का आड़ बाण झाड़ सारा जो जोर लगाया था वो, और एक तरफ पठान। देख लीजिए, पठान ओवरसीज रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा देशों में रिलीज होने वाली फिल्म बनी है पठान। अब तक बुक हुए सबसे ज्यादा स्क्रीन्स। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और दोस्तों, इतना ही नहीं भाई, रहने दो, खून की उल्टी करने लगेंगे अंधे भक्त अभी। रहने दो, खत्म करो, छोड़ो। चलिए, कैमरामैन ने मना कर दिया, वरना आज तो सारे छेद से हगने पर मजबूर कर देता। वहीं दोस्तों, ये जो नफरतिया जानवर हैं, जो मोदी जी के भक्त हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, वो खुद मोदी की बात नहीं सुन रहे, क्योंकि 2014 से इनको नफरत का इतना खुराक खिलाया गया है कि नफरत के बिना अब ये रह नहीं पा रहे। गालीबाज नेता हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उससे पहले याद होगा आपको, मोदी जी ने पार्टी की मीटिंग में सीधा कहा था कि उल्टे सीधे बयान मत दीजिए और मुसलमानों के करीब जाइए। और मोदी जी ने कहा था, हर फिल्म पर टिप्पणी करना जरूरी है क्या? इसके बावजूद मोदी जी ने साफ
हिंट दे दिया था, कह दिया था कि भाई मत करो टिप्पणी, क्या फायदा, इमेज खराब हो रही है पार्टी की। इसके बावजूद गालीबाज नेता ये राजपूत आपको याद होंगी जिन्होंने खुल्लम खुल्ला गंदी गंदी गालियां एक पार्टी को दी थी, मोदी जी के मना करने के बावजूद। कल तक ये ट्वीट किया है इन्होंने। डॉक्टर अपने आप को लिखती है, पता नहीं कौन सी चीज की डॉक्टर हैं। एक पुरानी तस्वीर जिस पर लिखा भी है इन्होंने कि आतंकी और भगोड़ा जाकिर नालायक के साथ शाहरुख खान, पुरानी फोटो, क्या अब भी आप इसकी फिल्म देखेंगे? इसने ये पोस्ट किया है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की जितने भी कार्यकर्ता हैं इन सबकी सोच और गू में कोई फर्क नहीं होता है। और आइए, अगर ये तस्वीर से खेल रही है तो आइए आज इनको भी गू मल देते हैं। इन्हीं का गू इन्हीं पर भारी पड़ेगा। पूरे देश में जो हग रहे हैं कल इनको उसी गू में नहाना पड़ेगा। अगर तुम ये कह रही हो दीदी कि जाकिर नायक के साथ शाहरुख खान है, जो कई साल पुरानी फोटो है, इस वजह से फिल्म नहीं देखनी चाहिए, तो ये तुम्हारे पिताजी किसके साथ बैठे हैं? ये किसके साथ हैं? आसाराम बापू के साथ, बलात्कारी का आशीर्वाद लेके घूमने वाले ये बलात्कारी बाबा जो अभी जेल में है, इसका देखिए, इसके साथ भी तस्वीर है। और ये इस पर क्या बोलोगे? पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री, दोनों हाथों से मोदी ने उनका जोर से हाथ दबा रखा है। अब जरा बताइए कि जब ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो तुम पुरानी फोटो उठाकर फिल्म का बायकॉट करने में जलालत महसूस क्यों नहीं करती? शर्म क्यों नहीं आती? और आएगी भी क्यों? भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बेगैरत, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए सबसे ज्यादा बेगैरती होनी चाहिए। और ये तो उत्तर प्रदेश भाजपा की स्पीकर है, प्रवक्ता हैं। तो तस्वीर से जो खेल रही हैं ये इन्हीं पर भारी पड़ गया ना दोस्तों। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। दोस्तों, अब आते हैं बाबा पर। कौन से बाबा आजकल चल रहे हैं वही हम भी चलाएंगे। मेरे मित्रों, कमाल हो गया है। कहते हैं ना कि जब इंसान का भांडा फूटता है और बुरा समय आता है तो वो जो भी चाल चलता है वो उस पर भारी पड़ जाती है। बुरे वक्त में कहते हैं ऊंट पर बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। अब आपको मामला दिखा देता हूं और सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। भागेश्वर धाम वाले बाबा के ऑफिशियल पेज ने यह ट्वीट किया जिसमें एफआईआर की कॉपी है। और भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठन यही करते हैं। जब ये नंगे होने लगते हैं तो तुरंत जो है ये एक एफआईआर कर देते हैं कि अरे हमको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, पूज्य भागेश्वर धाम सरकार को अनजान लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। उनके भाई लोकेश महाराज ने एफआईआर दर्ज करवाई। अरे बाबा, एक बात बताओ। बोल बालक बोल। अरे ये जो अज्ञात आपने लिखवाया है एफआईआर में, आप तो यंत्रयामी हैं, उसका नाम ही लिखवा देते। ये तू नहीं बोल रहा, तेरा जिन बोल रहा है। जिन, नाच, झूम, इसे और मारो, और मारो। जरा, मैं फेसबुक पे कुछ मिला नहीं क्या? 2 घंटे से ढूंढ रहा हूं, कुछ नहीं मिला। किसी का भी नाम ना मिला? बड़ी समस्या है। हवा कर तो चल। क्या कहूं उससे? रिकॉर्ड भी हो रहा है, चैनल पे जा रहा है, लाइव चल रहा है। सुन भूतनी के, नाम इसलिए नहीं बता रहा मैं क्योंकि मेरा पेन नहीं चल रहा। अरे तो बाबा मेरे पास दूसरा पेन है, वो ले लो। अरे मैं इस चमत्कारी पेन से लिखता हूँ। ये भूत बोल रहा है, इसका भूत बोल रहा है। बाबा पे शक कर रहा है, हमारे चमत्कार पे शक कर रहा है। मैं नहीं खेल रहा, मेरी साले कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर दे। खैर दोस्तों, सोचने वाली तो बात है ही, इसीलिए सोशल मीडिया पर जमकर अब सवाल
खड़े हो रहे हैं। कल तक जो सोचने पर मजबूर थे कि यार हो सकता है कोई चमत्कार हो, अब उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि बाबा अपने को ही जान से मारने की धमकी देने वाले का पर्चे पर नाम नहीं लिखवा पा रहे। जैसे ये देखिए, सोशल मीडिया पर अंकित राज ने पूछा है कि पत्रकारों के चाचा का नाम बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री धमकी देने वाले का नाम पता क्यों नहीं कर पा रहे। अगर वे इतने ही पहुंचे हुए हैं तो उन्हें डर किस बात का। उधर पप्पू यादव ने तो बहुत बढ़िया ही बात लिख दी, जिसे आप भी पढ़कर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पप्पू यादव बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि भागेश्वर को सरकार राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर ले। अजीत डोभाल और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों की छुट्टी। कहां कौन आतंकी हमला कर सकता है यह तो भागेश्वर पहले ही बता देंगे ना। गजब बेइज्जती है। माननीय भागेश्वर धाम वाले बाबा पर जिस प्रकार से आरोप लगे और जिस तरह से उनका सच सामने आया, अब हिंदू महिलाएं जो उनके यहाँ प्रवचन में पहुंची थी, उनमें से कई महिलाएं अब बाहर आ रही हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है सामने और उसमें वो महिला बाबा को गंदी गंदी गाली देती हुई कह रही है कि मैं यहां बैठ के बाबा को गाली बक रही हूं, जाओ बाबा को कहो कि पर्चे पर लिखकर मेरा नाम पता निकलवा के दिखाएं। महिला गुस्से में इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि मेरे बारे में मेरे पति को उल्टा सीधा पर्चे पर लिखकर बोल दिया और हमारी जिंदगी खराब हो गई। सोचिए दोस्तों कितना खतरनाक हो सकता है अंधविश्वास। फिर से बता दूं, यह अंधविश्वास सिर्फ यहां नहीं है, मुसलमानों में भी है। मौलवी मुल्ला भी इस तरह की चीजें करते हैं, यह बात हकीकत है। कुछ करते हैं जिनकी दुकान नहीं चलती। वहीं ईसाई समुदाय में भी यह सब होता है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि जिस लेवल पर भागेश्वर धाम वाले बाबा कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और जिस तरह का उनको भारतीय जनता पार्टी और गोबरखोरों की तरफ से समर्थन मिल रहा है, यह खतरनाक है। जिसकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री खुलकर खतरनाक बातें बोल रहे हैं। लेकिन पहले वो महिला का वीडियो। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी मामा बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता जेल में रोटी तोड़े। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ये बात पता चल चुकी थी, एहसास हो चला था कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनका भांडा फूट सकता है। तो उन्होंने वही दांव खेला जो आजकल सभी खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया और ऐसे बयान देने लगे जो पहले से ही आरएसएस और भगवा संगठन, हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो बयानात देते आए हैं वही इन्होंने दे दिया। और इसके बावजूद जब मामलात और इनके खुलने लगे तो ये भी खुलकर गैर कानूनी बात करने लगे और अब जनता को सुरेश चक्रवाले की तरह सड़क पर उतारने के लिए भड़काने लगे। ये देखिए, एबीपी न्यूज ने इनका स्टेटमेंट शेयर किया है, पढ़ रहा हूं और सुनिए। भारत के लोग अब चूड़ियां पहनकर मत बैठो, ये सिर्फ भागेश्वर धाम पर उंगली नहीं उठी है बल्कि हर सनातनी पर सवाल हुआ है। अब भी अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो हम आपको बुजदिल मानेंगे। पीठाधीश भागेश्वर धाम, सोचिए, ये आपको बुजदिल घोषित कर देगा, हिंदुओं को बुजदिल घोषित कर देगा और भारतीय जनता पार्टी देश का गद्दार घोषित कर देगी, क्योंकि सर्टिफिकेट तो यही बांटते हैं ना। तो आप देखिए, जो भी आरएसएस के नक्शे कदम पर है और भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो हिंदुओं को हथियारबंद कर रहा है, सड़कों पर उतारने को कह रहा है और एक झूठ और मक्कार प्रोपेगेंडा खुल गया। एक जो फर्जीपना था किसी बाबा का वो खुल गया। तो बाबा अपने धर्म की आड़ लेकर सीधे साधे हिंदुओं को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। आप देखें कि इसी बाबा ने सुरेश चक्रवाले वाली बात कहनी शुरू कर दी। सुदर्शन न्यूज के जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जो वो बात कह रहे थे, वही बात हिंदू राष्ट्र की उन्होंने कह दी।
अब इस पर पत्रकार वसीम ने जो लिखा है वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि कोई मौलाना अगर कह दे कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें मुस्लिम राष्ट्र दूंगा, तब तथाकथित राष्ट्रवादी उस मौलाना समेत समूचे मुस्लिम समुदाय पर अपनी भड़ास निकाल रहे होते। लेकिन बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समर्थन जुटा रहा है और पत्रकार बाबा के चरणों में नतमस्तक है। दोस्तों, बात हकीकत है, यही काम सुरेश चक्रवाणे ने किया है। सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हुए, चैलेंज करते हुए अब वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसमें वो कहता हुआ पाया गया है कि 300 साल पहले हमारे पूर्वजों ने हिंदू राष्ट्र की जो शपथ ली थी वो आज हम फिर से ले रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। और वो खुलकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना लगातार कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि हिंदू संगठनों से और सुरेश चक्रवाणे से सहम गया है। हे राजेश्वर महादेव, हे राजेश्वर महादेव, हम यहाँ संकल्प लेते हैं, हम यहाँ संकल्प लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लिया गया वही हिंदू राष्ट्र का संकल्प, वही हिंदू राष्ट्र का संकल्प पुनः दोहरा रहे हैं, पुनः दोहरा रहे हैं। आप हमको शक्ति दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, सामर्थ्य दे, जय दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, जिससे कि हम इस हिंदू राष्ट्र को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व दे सके, अपना सर्वस्व दे सके। आवश्यकता पड़ने पर बलिदान दे, आवश्यकता पड़ने पर बलिदान ले। दोस्तों, इसी के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, आज आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के अलावा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ देश भर के लोगों को भड़का रही है। वहीं इनके निशाने पर सिख समुदाय भी हमेशा से रहता आया है। ये सिखों का भी इस्तेमाल सिर्फ नफरत के लिए करते हैं। आपको पता है 26 जनवरी यानी कल की जो परेड में ऐतिहासिक तौर पर पंजाब की झांकी हमेशा दिखाई जाती थी, मोदी जी ने इनकार कर दिया है, ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार ने पंजाब की झांकी दिखाने से परेड में 26 जनवरी की मना कर दिया है। सबूत देखिए दोस्तों, खबर है न्यूज़ 24 की। केंद्र सरकार ने सीधा मना कर दिया है कि पंजाब की झांकी नहीं दिखा सकते, क्योंकि देखिए जो राज्य, देखिए भाजपा की यही औकात है, जो राज्य इनका नहीं होगा ये उसको भारत नहीं मानेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हालांकि अकाली दल बुरी तरह से भड़क गया है और आप यानी आम आदमी पार्टी भी भड़की है, लेकिन इनके भड़कने से मोदी जी का कुछ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक परिंदा भी उड़ नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों हर जगह, हर संगठन और हर न्यायपालिका समेत हर प्रशासन में भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग मौजूद हैं। दोस्तों, इसी खबर से आप समझिए कि कितनी नफरत है खुद पंजाबियों से, सिखों से इनको। इसीलिए तो जब किसान सड़कों पर बैठे थे तो पंजाब के किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोह, गद्दार मोदी सरकार ने घोषित कर दिया था। दोस्तों, इसी के साथ जो मैंने कहा था फिर से वो हो गया है। यानी जो पहलवान संगठन और पहलवान महिलाएं सड़कों पर बैठी थीं और बड़े बड़े आरोप लगा रही थीं और उन्होंने भाजपा पर भरोसा किया और कहा कि ये भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, माननीय श्री 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 मोदी जी ने हमारी बात मान ली। हाँ, और ये कह के उन्होंने 3 दिन बाद ही अपना वो जो प्रदर्शन कर रहे थे निपटा दिया। फोगाट साहिबा वहां पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उन्होंने भी खूब बनाया अपने ही बहनों भाइयों को। और उस दौरान क्या क्या कहानी हुई थी आपको मालूम है। आज वो खुद लिखने पर मजबूर हुए कि हमारे साथ धोखा हुआ। ये ट्वीट देखिए, इसे कहते हैं मुंह के बल गिरना। इनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि ये उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे थे। बजरंग पुनिया ने क्या लिखा, इसकी लाइन पढ़ी है। हमें आश्वासन दिया गया था कि ओवरसाइट कमेटी के गठन से पहले हमसे परामर्श किया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय भी नहीं ली गई। ठीक है दोस्तों,
अब इसी बजरंग पूनिया का पहले का वीडियो आप देख चुके हैं, लेकिन पहले का कमेंट देखिए। मैं अपने सभी खिलाड़ियों की तरफ से सरकार का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे आंदोलन की मांगों को गंभीरता से लिया। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगी। दूसरा नीचे वाला ट्वीट पढ़िए, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हम सभी खिलाड़ी फेडरेशन और उसके अध्यक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल हमारे इस आंदोलन पर राजनीति ना करे। आज ये रो रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमसे पूछा भी नहीं गया और गठन कर दिया गया है। अरे तो हमने तो पहले ही बोल दिया था। और ये इतना डरपोक, ये इतना, भाई तुम्हारी पूंछ पर किसने पैर रखा है? तुम क्यों एफआईआर, अभी तक एफआईआर खुद नहीं कर पाए? ये 3 दिन बैठकर उठ गए। अबे भैया 2 साल तक किसान सड़कों पे बैठे रहे, उनकी मांगे तो मानी नहीं। 2 साल में तुम्हारी 3 दिन में पूरी हो जाती क्या? है ना कमाल की बात। अब मुंह की खाई है इन्होंने। सरकार से लड़ाई नहीं है हमारी, हमारे साथ राजनीति ना करो हमारे मुद्दे पर। लो, उधर विनेश फोगाट ने भी यही ट्वीट किया है, देख लीजिए। विनेश फोगाट, हमें आश्वासन दिया गया था, सेम वही कॉपी पेस्ट किया है। मोदी जी, अमित शाह और अनुराग ठाकुर को इन्होंने मेंशन किया है। अब मैं इस महिला से जो कह रही थी कि हमारे इस मुद्दे पर राजनीति ना करो, तो ये हमारे मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को और हमारे अनुराग ठाकुर को क्यों मेंशन कर रही हैं? इनकी खुद की बहन ने कहा था कि हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। इनकी खुद की बहन ने वादा किया था। सोचिए, जो सरकार में रहकर अपनी बहन को न्याय न दिलवा पाए, वो है भारतीय जनता पार्टी। इनकी बहन तक ने एफआईआर नहीं किया और आज ये रो रहे हैं। लेकिन मैं इनसे, जो आज जो रो रहे हैं, जो 3 दिन पहले सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, मैं इनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आपकी लड़ाई सरकार से नहीं है तो सोशल मीडिया पर आप सरकार को बदनाम क्यों कर रहे हो? क्यों हमारे मोदी जी को घसीट रहे हो? क्यों हमारे प्यारे अमित शाह जी को घसीट रहे हो? क्यों हमारे अनुराग ठाकुर साहब को आप घसीट रहे हो? ये दोनों ट्वीट कर करके, और जितने भी आपके खिलाड़ी सहयोगी हैं, ये सब भारत के खिलाफ बदनाम करने की साजिश रच रहे हो। आपने खुद ही 4 दिन पहले कहा था कि ये हमारी खुद की लड़ाई है, तो लड़ाई तुम सड़क पर क्यों लेके गए? अगर वो लड़ाई तुम्हारी थी और चलो तुम 3 दिन बाद झोला उठा के चले गए भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी पर, तो आज सोशल मीडिया पर लिख क्यों रहे हो? ये तुम्हारे घर की लड़ाई है, घर के अंदर रखो। हमारे खिलाड़ी आयोग को बदनाम कर रहे हो। किसी को मुंह उठा के तुम बलात्कारी कह दो, वाह बहुत बढ़िया। तुम्हारी मदद तुम्हारी बहन नहीं कर पाई। कैसा लगा दोस्तों? सही बोला कि नहीं बोला है? राजनीति मत करो। घर की लड़ाई हो तो भाई फिर घर के अंदर रखो ना यार। मैं तो सही बात कह रहा हूं। अब रो रहे हैं, पछता रहे हैं, और अभी और बुरा हाल होगा इनका। चलिए अब यहां पर रोक के आपको गोदी मीडिया की औकात एक बार दिखा देता हूं। इनकी जो मानसिकता है वो आपको दिखाता हूं, और ये कितने नंगे हैं ये देखिए। जी सलाम यानी जी न्यूज का उर्दू लैंग्वेज का जो चैनल है, उसने ये एक तस्वीर पोस्ट करी। सऊदी एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का कुरान पाक पढ़ते हुए बेहद खूबसूरत नजारा। और वही हिंदी न्यूज चैनल इसी का, जी न्यूज का, सार्वजनिक जगहों पर नमाज संयोग या प्रयोग। देखिए शाम 6 बजे खुले में नमाज पर फिर बवाल, 5:57 पर। अब ये दोनों ट्वीट देखिए। ये दोनों एक ही चैनल के 2 प्लेटफॉर्म हैं। तो किस तरह से समाज को बांटा गया और पैसा कमाने के लिए ये गंदा खेल खेला जा रहा है। और पेशाब के नशे में धुत रहने वाले और अपने जिस्म पे गू मलकर गू को दुनिया का सबसे बढ़िया दवाई समझने वाले इन पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, कॉमेडियन राजीव निगम को कौन नहीं जानता। ये आलोचना करते हैं सरकार की और अंधभक्तों की करते हैं धुलाई। अब इस पर, इनके सच बोलने पर, सवाल करने पर
जो मोदी जी की भीड़ है, नफरत के भूखे और नफरत के सौदागर, आइए उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, राजीव निगम ने ही, और दिखाया है कि ये अंधभक्त किस लेवल के गिरे हुए होते हैं। यह है उनका ट्वीट जो उन्होंने जानकारी दी है। आप ये देखिए कि राजीव निगम के बेटे की मौत हो चुकी है और राजीव निगम अक्सर अपने इस लाल को, अपने बच्चे को याद करते हैं। राजीव निगम ने जब ये फेसबुक पर उनका फोटो शेयर किया तो अखिलेश त्रिपाठी, हिंदू समाज का व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का एक पालतू, क्या लिख रहा है, इसकी लैंग्वेज देखिए। और ये मुसलमान को नहीं, ये जो मोदी सरकार का आलोचक है उसको लिख रहा है, जब से ये मरा है तब से तू पगलाया हुआ घूम रहा है और ये तेरी करनी का परिणाम है कानिए। तू ऐसे ही सनातन का मजाक उड़ाता रह, तेरा सब मिट जाएगा, दो चार छम्मक छल्लो जैसे सपोर्ट करने वाले को छोड़कर। राजीव निगम ने इसको पोस्ट करते हुए लिखा कि नफरती और पाखंडियों का यही चेहरा है। इतने घटियापन के बाद ये किस मुंह से अपने आप को सनातनी कहते हैं और ऐसे लोगों के बारे में कुछ बोल दो तो सनातन का अपमान हो जाता है। सनातन के धर्म को ऐसे पाखंडियों और पापियों से ही तो बचाना है। दोस्तों सोचिए, ये सनातन का नाम लेने वाले, ये जो हिंदू रक्षा की बात कर रहे हैं, ये कितने गिरे और घटिया सोच के होते हैं। आज इस रिपोर्ट से और राजीव निगम के इस पोस्ट से साबित हो गया। और दोस्तों 18 घंटे काम करने का विश्व गुरु का ये परिणाम देखिए। दोस्तों हर व्यक्ति के ऊपर कम से कम 1 लाख रुपया कर्जा हो चुका है मोदी जी के 18 घंटे काम करने की वजह से। विश्व गुरु का यह नया रिकॉर्ड है। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर 14 प्रधानमंत्रियों ने 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। मोदी जी ने 18 घंटे मेहनत करके उस कर्ज को 155 लाख करोड़ कर दिया है। देख रहे हैं ना, मोदी जी भारत को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और प्रूफ आपके सामने है। बस यही सच बोल दो तो लाल मिर्ची गलत जगह इनको लग जाती है, फिर ततैये की तरह तड़पने लगते हैं। खैर, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा और इसी गुजारिश के साथ कि इस रिपोर्ट को शेयर करने में कोई कसर मत रखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर सारी आपकी दिल की बात है। मैं आपकी जुबान हूं, मैं जनता की आवाज बनने की कोशिश करता हूं। जैसे तैसे हजारों लाखों धमकियों के बाद पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है, कभी आपके सामने वो रखता नहीं हूं। ये सोच के देखिएगा, मुसीबतों को शेयर करता नहीं, आपकी मुसीबतों और जनता की मुसीबतों को बताने से मैं रुकता नहीं। इसीलिए नाम है रज़ाग्राफी। अंधभक्तों के लिए यही है काफी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। तेरा बाप आया।